तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उस मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया को सच कहूं तो हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के इस भयानक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की। कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, चलिए सीधा देखते हैं कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और ये हम सबकी जिंदगी को कैसे पलट रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.84 करोड़ बैरल। और ध्यान रहे, ये महीने या साल का आंकड़ा नहीं है, ये वो तेल है जो हर एक दिन, जी हां हर दिन रुक रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पूरी तरह बंद है। सोचिए, रातों रात दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा बस मार्केट से गायब हो गया है। मतलब ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। अब जरा इन विशाल टैंकरों की हालत देखिए जो बीच समुद्र में फंसे हुए हैं। ये सिर्फ कोई मामूली ट्रैफिक जैम नहीं है, बल्कि इस नाकेबंदी ने ग्लोबल ऑयल के एक बहुत बड़े हिस्से को फिजिकली वहीं रोक दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को ही बंधक बना लिया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य चोक पॉइंट के बारे में, जिसने इस नाकेबंदी को अंजाम दिया है। इस संकट की सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है ना, उसने पूरे मिडल ईस्ट में लगभग 80 एनर्जी फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है। तो हम यहाँ सिर्फ शिप्स के लेट होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बुनियादी ढांचे का एक बहुत ही गंभीर ब्रेकडाउन है, जिसे ठीक होने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। और इसी वजह से ग्लोबल सप्लाई में एक ऐसा गैप बन गया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है ही, लेकिन इसके साथ ही 110 अरब घन मीटर एलएनजी यानी नेचुरल गैस का व्यापार भी पूरी तरह ठप हो गया है। कतर की एलएनजी कैपेसिटी सीधे 17% गिर गई है, और इन सब का नतीजा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह $130 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? चलिए इसे 1973 के प्रतिबंध से जोड़कर देखते हैं। अगर हम 1973 के उस मशहूर ऑयल क्राइसिस को आज के 2026 के हॉर्मुज़ संकट से कंपेयर करें तो सच में फर्क हैरान कर देने वाला है। 1973 में हर दिन लगभग 45 लाख बैरल का नुकसान हुआ था। काफ़ी बड़ा नंबर है, राइट? लेकिन आज हम करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन के नुकसान पर खड़े हैं। ये झटका पिछले वाले से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? पिछले 50 सालों में खतरे का पूरा नक्शा ही बदल गया है। 1973 में ग्लोबल सप्लाई का सिर्फ 7% अटका था और उसका सीधा असर पश्चिमी देशों पर पड़ा था। लेकिन इस बार 2026 में 20% सप्लाई रुक गई है, और इसका सबसे भयानक असर ईस्ट पर, खासकर हमारे विकासशील एशियाई मार्केट्स पर पड़ रहा है। तो जाहिर है इसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होना था वो होना ही था। और ये दर्द सिर्फ आपके और मेरे पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं है। ग्राफ पर नजर डालिए, ब्रेंट क्रूड में 94% का उछाल तो है ही, लेकिन नेचुरल गैस यानी एलएनजी की कीमतें तो 140% तक बढ़ गई हैं। और रुकिए, यूरिया फर्टिलाइजर में 60% की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि खेती और किसानी पर भी जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर आपकी खाने की थाली तक सब कुछ बहुत तेजी से महंगा हो रहा है। इस सब ने दुनिया को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका जैसे देश हैं जो एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो देश तेल इंपोर्ट करते हैं वो भारी कमी, भयानक महंगाई और स्टैगफ्लेशन के भंवर में फंसते जा रहे हैं। अब एशिया पर इसका सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इस जलडमरू मध्य से जितना भी रिसोर्स निकलता है ना, उसका 84% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ही होता है। बस इसीलिए एशिया इस पूरे एनर्जी शॉक के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? उनकी प्रतिक्रियाएं सच में अभूतपूर्व हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस भयानक कमी से बच कैसे रहे हैं? मतलब सिस्टम को चालू रखने के लिए सरकारें किस हद तक जा रहे हैं? आइए देखते हैं, क्योंकि ये सच में चौंकाने वाला है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने 32 देशों के साथ मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा इमरजेंसी रिजर्व खोल दिया है। उन्होंने करीब 40 करोड़ बैरल तेल मार्केट में उतार दिया है। लेकिन हैरानी की बात बताऊं, ये इतना बड़ा रिजर्व भी सिर्फ 20 दिन की सप्लाई को कवर कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम और कम से कम ट्रैवल करने की सख्त सिफारिशें भी की हैं। लेकिन जो असर हमारी और आपकी आम जिंदगी पर पड़ रहा है वो लिटरली हैरान करने वाला है। देखिए, फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी ही लगा दी है।
श्रीलंका में तेल बचाने के लिए हर बुधवार को पब्लिक हॉलिडे दिया जा रहा है। और थाईलैंड में तो लोग अपनी गाड़ियों में कुकिंग ऑयल डालकर चला रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? न्यूजीलैंड हर हफ्ते टैक्स क्रेडिट दे रहा है और इंडिया में दोबारा से वर्क फ्रॉम होम और टैक्स के नियमों में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। चीजें इस हद तक बदल गई हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ हम जैसे आम लोगों तक ही सीमित नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की भी हालत खराब है। एविएशन सेक्टर को ही ले लीजिए। जेट फ्यूल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि स्पिरिट जैसी एयरलाइन सीधा दिवालिया होने की कगार पर आ गई हैं। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर इस झटके को महसूस कर रहा है। अब अगर हम इस पूरे सिनारियो को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हम एक नई ऊर्जा वास्तविकता की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे वाह, तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो 70 के दशक की तरह गल्फ देशों को तो खूब मुनाफा हो रहा होगा। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना भारी नुकसान पहुंचा है कि वो चाहकर भी तेल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इस तबाही को ठीक करने में कुछ महीने नहीं बल्कि कई साल लग जाएंगे। असल में ये क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। अब देशों को समझ आ रहा है कि बात सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की है। और इसीलिए अब तेजी से रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है और देश अब अपनी सप्लाई चेन को ऐसे चोक पॉइंट से दूर ले जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी उनकी अर्थव्यवस्था को ऐसे ब्लॉक न कर सके। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल की ये बात मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने कहा है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हॉर्मोज जलडमरू मध्य के सिर्फ 50 किलोमीटर ने बंधक बना लिया है। सच में ये लाइन आज के इस फॉसिल फ्यूल पर टिके हुए सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या इतने बड़े और अभूतपूर्व झटके के बाद दुनिया आखिरकार इन नाजुक और खतरनाक जीवाश्म ईंधन के रास्तों पर अपनी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? इसके भू राजनीतिक और पर्यावरण से जुड़े नतीजे क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।